स्वागत करता हूं मैं ओम राज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की उसी भौतिक शिष्ट में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर डिस्ट्रिक्ट के महोदा शहर में हैं और महोदा शहर में जो युवा है उन युवाओं के हाथ में किस तरह के काम है, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि महोदा में इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार की क्या स्थिति है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्थिति ऐसी है देश की कि देश में भाईचारे की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाईचारा दिन बर दिन कम होते हुए नजर आ रहा है। एक मणिपुर की घटना ही हम ले लेते हैं जी। अगर भाईचारा वाकई में वहां पर होता हाँ। तो आज इस तरह की निंदनीय घटना नहीं होती जी। इस बारे में जी हाँ, बिल्कुल। मणिपुर में जो घटना घटी हुई है वो मुझे लगता है कि सरकार प्रायोजित है। अगर भारत की सरकार चाहे तो एक दिन में वहाँ पे शांतता आ सकती है, पर सरकार ही खुद ही नहीं चाह रही है कि देश में शांतता रहे, भाईचारा रहे। और सरकार को बताने के लायक कुछ है ही नहीं। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे और शिक्षा का बड़े पैमाने पर खाजगीकरण कर रहे हैं। और अभी 90 में जो शिक्षा धोरण लाया है, मतलब जो पुरानी पद्धति थी रोजगार की, शिक्षा की, वही पद्धति अभी सरकार ला रही है। और इस तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसीलिए आप उत्तर भारत में देखोगे, यूपी में देखोगे, मणिपुर में देखोगे, और अभी कुछ लोग महाराष्ट्र में भी वैसे मतलब भारत भर में महाराष्ट्र में कुछ अशांतता रहे ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं इस देश की व्यवस्था और सरकार। तो क्या लगता कि हम इस देश में वाकई में सुरक्षित है? जी बिल्कुल नहीं। आज हमारे माँ बहन की जो इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। हाँ, इस देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं शिवाजी महाराज का नाम लेके ये सत्ता में आए, है ना। तो शिवाजी महाराज के जो सत्ता थी, शिवशाही थी, तो हमारे यहाँ दुश्मन के भी बहू बेटियों की इज्जत रखी जाती थी। पर हमारे देश में, इस देश की सरकार हमारे महिलाओं के साथ मतलब कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बात अगर रोजगार की करते तो पूरे देश में आज रोजगार के लिए लोग चीख चिल्ला रहे हैं। मैं अगर अपने महोदा शहर की बात करूं तो यहाँ पे युवा, आज सारे यहाँ पे युवा लोग खड़े हैं, तो युवाओं के हाथ में किस तरह के काम है यहाँ पर? यहाँ के जो युवा हैं वो अवैध धंधे में लगे हुए हैं। महोदा किस तरह के? जैसे महोदा में जैसे कि जो नदी है, नदी बहती है, कनान नदी, यहाँ पे अवैध रेती चोरी के काम हो रहे हैं। एनटीपीसी की राखड़ जो बोलते हैं राख, उस ऐश को अवैध रीत्या यहाँ से ले जाया जाता है। उसके व्यापार में लड़के जुड़े हुए हैं, सट्टा पट्टी लगाने में जुड़े हुए हैं। आज के युवा पानठेले में बैठे हुए हैं, उनको रोजगार चाहिए ऐसा मुझे लगते नहीं है। वो रील्स देखने में व्यस्त है। तो जो सरकार जानबूझ के सब लोगों को बेरोजगार बना रही है। हमारे महोदा में ये पूरे आजू बाजू में औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे 20 से ज़्यादा कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया है, अच्छा है महोदा में। और पर यहाँ के जो युवा है ये रोजगार से वंचित है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद रोजगार से वंचित है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे हमारे युवा जा नहीं पा रहे। वजह क्या है उसकी? उनको पहली बात तो ऐसी, हमारी सबसे पहले बात करेंगे जो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। पर जो किसान की वहाँ पे खेती गई है, उस किसान के लड़के को भी उसको वहाँ पे उस कंपनी में लिया नहीं जा रहा है। उसको अगर लिया भी जाता है तो उसको एक 12,000 18,000 की नौकरी दी जा रही है। कुछ लोगों को एग्ज़ाम के नाम पे उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह हमारे जो यहाँ के जो किसान के लड़के हैं जिनका खेती का है, उनको वहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे, जबकि उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरी उनका पहला प्राधान्य देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे प्लांट लाया है तो वो तो जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पे लाना चाहिए। पर जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे किसान अच्छे से खेती करता था, एक तो तुमने उसकी खेती भी खरीद लिए हो, उसके बाद उसके लड़के को वहाँ पे रोजगार भी नहीं दे रहे हो। तो एक महोदा में एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है और इसमें हर राजकीय पार्टी के नेता आते हैं, आंदोलन होता है, पर आज तक एनटीपीसी क्यों नहीं मान रहा है, वो मेरे जैसे युवा को प्रश्न पड़ रहा है। उसके बाद महोदा में कुछ ऐसे कंपनीज है जिसमें लड़कियों को रोजगार मिल रहा है, जैसे गोपाल कंपनी है, पर उसमें भी उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मानसिक अत्याचार होता है। उनको जिस हिसाब से पैसे देना चाहिए वैसा दिया नहीं जाता है। बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज है
वहाँ पे मुझे कंप्लेंट्स आई थी बीच में कि जैसे एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में मोस्टली ये लोग बाहर से लोग लाते हायर हैं, कर रहे हैं। बाहर से हायर करते हैं, उसको संडे के दिन भी उससे काम कराते, 8 घंटे से भी ज़्यादा काम कराते, और उनकी जो पंचिंग होती है उस पंचिंग को ये लोग मॉडिफाइड करके उसको पेमेंट कम देते। जो स्किल का पेमेंट होता है, अनस्किल्ड का पेमेंट गवर्नमेंट से जो होता है लॉ के हिसाब से, वो उसके हिसाब से उनको दिया नहीं जाता है। मतलब वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। प्राइवेट हर जगह प्राइवेटाइजेशन है, सरकारी कहाँ है। एक तो आज ऐसे है कि आज अपने महाराष्ट्र में अभी जो भी पुलिस पाटिल की भर्ती हुई, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसमें फॉर्म भर रहे हैं। मतलब आज का युवा डिग्री लेने के बाद, बीएससी करने के बाद भी अगर छोटे छोटे पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा होगा, तलाटी के जैसे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो सरकारी नौकरी निकल रही है, मतलब वो भी निकलती है तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से निकल रही है। प्राइवेट लोगों के हाथ में वो सब दिया जाता है, और उसमें सब उसको मैनिपुलेशन बोल सकते हो रहा है, और उसमें फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उस वजह से हमारे जो युवा है वो कैसे करेगा, जो गरीब है वो फॉर्म कैसे भरेगा 1000 रुपये भर के। तो हमारे युवा आज बेरोजगार है, और बेरोजगार है इसलिए है क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो बोलते कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल इतना रोजगार देंगे, पर मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि लोगों को रोजगार मिला है। तो अभी 2024 आने वाला है ना, शायद 2024 में राम मंदिर बन जाएगा, हाँ जी। मेरा ओबीसी खुश हो जाएगा, और राम नाम सत्य बोल के वो गड्ढे में जाएगा। उसको रोजगार से तो कुछ है ही नहीं, उसको राम होना, उसको राम राज भी आने वाला है। राम राज आ जाएगा, पर हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको बहुजनों का राज चाहिए, हमको रावण राज चाहिए, हमको आदिवासी का राज चाहिए, हमको यहाँ के जो भी तेली कुंबी चमार जो भी कोष्टी धनगर जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी है, हमको शिवाजी साहू फुले अम्बेडकर का राज्य यहाँ पे चाहिए, हमको राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का राज्य चाहिए, है ना, हमको राम राज्य नहीं चाहिए। लेकिन राम तो प्रभु थे ना। राम प्रभु उनके लिए हो गए ना, हमारे लिए नहीं है ना। हम तो रावण के वंशज है, और राम नाम का कोई आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है तो मैं मानता ही नहीं हूँ। नहीं, आप भले ही ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आदेश दे दिया ना राम मंदिर बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने जो सच्ची रामायण किताब जो पेरियार रामास्वामी का था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया है कि राम सब काल्पनिक पात्र हैं, ये राम और ये रामायण ये सब काल्पनिक, और ऐसे तो कितने लोगों ने रामायण लिखा है। अब आप जो टीवी में रामायण देख लिया, आप उसके बारे में बस बात करते हो, पर राम मेरे लिए काल्पनिक है, अगर होगे भी तो मेरे आदर्श पुरुष नहीं है। हमारे आदर्श पुरुष हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा फुले है, बाबा साहब आम्बेडकर है, जो महापुरुषों ने हमारे लिए कार्य किया वो हमारे महापुरुष है, ना कि जिसने हमको शूद्र बोल के हमको जिन्होंने क्या बोलते जो धिक्कारा जो शंभू की हत्या की, वो राम हमारा कभी भी आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। क्या करते हो दोस्त आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ क्वालिटी कॉलेज में नागपुर। क्या प्लानिंग क्या है आगे? क्या है आगे प्लानिंग मेरे ये बीए डेटा साइंस को अच्छे से उस फील्ड में स्टडी करके उस फील्ड में जॉब चाहिए। उस फील्ड में? और क्या लगता है कि देश की जिस तरह से भागदौड़ चल रही है और रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि मौदा के जो युवा है वो सारे गलत कामों में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि अच्छे रोजगार मिल पाएंगे? वही प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन की जो टाइमिंग नहीं दे पा रहे, वो सोशल मीडिया में फुल अच्छी तरीके से घुस चुके हैं, और रिलेशनशिप ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम एडिक्टेड हो चुके हैं। हाँ, एडिक्टेड हो चुके हैं। और जो एजुकेशन में जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से जिस एज में जो एजुकेशन चाहिए वो उसमें वो कर नहीं पा रहे, तो एजुकेशन फील्ड में वो डाउन हो रहे हैं। और एक एजुकेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा प्रभाव में थोड़ा डाउन है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया में थोड़ा एजुकेशन सिस्टम मतलब अच्छा एजुकेशन सिस्टम के लिए हाई फीस। किस तरह से अच्छे में क्या होना चाहिए आपके सबसे पहले डिसिप्लिन होनी चाहिए, और तो एजुकेशन सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं है मतलब कौन जो प्राइवेट जो डाउन लेवल कॉलेजेस है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें डिसिप्लिन या फिर बच्चे कभी भी आए कुछ भी आए, टीचर्स लोग कुछ बोलते नहीं है। और जैसे हाई लेवल उनकी तनख्वाह मिल रही है ना। हाँ, वही प्रॉब्लम है। टीचर्स को डिसिप्लिन ये पूरे कॉलेज को अच्छे से रखना चाहिए, और एजुकेशन टाइम टू टाइम पीरियड्स, और जो अपने टाइम टेबल के हिसाब से पीरियड और टीचर रेगुलर आने चाहिए। बच्चों को जो नॉलेज मिलना चाहिए उस एज में वो मिलना ही चाहिए। और इस प्रकार अपन रोजगार जो रोजगार है, मतलब जो बेरोजगार, आपके हिसाब से सरकार ने रोजगार के ऊपर किस तरह का काम करना चाहिए?
नई नई फील्ड में फैक्ट्रियाँ बना के नए नए रोजगार क्रिएट करनी चाहिए। और जैसे छोटे मोटे काम है उनमें लोगों को हिसाब से जागरूक करके उनको काम स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। हाँ, स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। और वही एजुकेशन रहा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी, इसलिए एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बदलना चाहिए, मेरा यही मानना है। कहीं तो भी एक बीच में ऐसा वक्तव्य चला था, मोहन भागवत जी ने कहा था कि अंग्रेज आने के पहले हाँ। भारत बहुत ज्यादा स्किल्ड था और बहुत ज्यादा एजुकेटेड था, अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब किए। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पहले आप देख सकते हैं, पहले उतना डेवलपमेंट था। अंग्रेज आए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स अच्छे से बना के, जो आज तक अभी भी स्टेबल है अच्छे से, मतलब कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत अच्छा कर दिया। और जो लो लेवल को पहले एजुकेशन नहीं मिलता था, अंग्रेज आए तो थोड़ा मिलना चालू हो गया। और ऐसा बहुत कुछ मतलब एडवांटेज भी था आए थे और डिसएडवांटेज भी था, पर मेरे ख्याल से एडवांटेज थोड़ा ज्यादा था। आप ये मानते हो? हाँ, बहुत बहुत आज देश के अगर अपन कुछ ऐसे चीजें या कुछ रिपोर्ट्स अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अभी एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है तो उसमें बताया गया है कि 10 साल में 2,70,000 जो सरकारी नौकरी वो कम हो चुकी है। हर साल तकरीबन 1 से 2% शासकीय नौकरी कम होते जा रही है। दूसरी बात अपन जब देखते हैं कि हमारे देश में अगर शिक्षा की बात अपन करें तो शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है और उस शिक्षा की भरपाई या जो अपन चीज लेते हैं और उसके बाद में हमें उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, जब स्पर्धा परीक्षा की जब बात आती है तो स्पर्धा परीक्षा भी हम देख रहे हैं कि जगह तो बहुत कम निकल रही है, बट उसकी जो फी है, एग्जाम फी होती है, वो इतनी बड़ी है कि जो किसान का बच्चा होता है या मजदूर का बच्चा होता है आज वो पढ़ाई कैसे करे, क्योंकि पढ़ाई महंगी है। एग्जाम देने जाए तो एग्जाम की फी इतनी बड़ी है कि वो भी वो दे नहीं पाता। तो इस कारण भी बहुत सारे बच्चे जो है कि वो आज मेन स्ट्रीम में आने से बाहर ही निकल रहे। तो ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या है कि अगर हम हमारे देश का अगर बजट अपन देखें तो आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बजट जा रहा है वो सिर्फ 5% से भी नीचे हो रहा है। और हमारे देश के एक बड़े इकोनॉमिक्स बोल चुके हैं कि उनका कहना है कि हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट जो है वो 15% से भी ऊपर होना चाहिए, जो कि आज सिर्फ 5% से नीचे है। तो ये हमारे देश का वास्तव है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा फोकस किस चीजों पे किया जाता है और किस चीज को नीचा किया जाता है। जैसे कि शिक्षा को दबा दिया जाता है, स्वास्थ्य को दबा दिया जाता है, उसका प्राइवेटाइजेशन इतना बड़ा कर दिया। लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग तो बहुत हो रही है ना। किस चीज की? स्वास्थ्य के विभाग को अगर हम लोग लेते हैं तो प्रधानमंत्री ये योजना, इसके नाम से वो योजना। हाँ, नहीं वो तो, लेकिन देखिए कैसा हो गया कि सर क्या है ना कि एक कुछ बीमारियां होती है। एक मुझे उसका प्रॉपर जो नाम होता है वो बीमारी का मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो होता है जैसे कुछ फोबिया वगैरह जो बोलते हैं कि किसी को ऐसा फोबिया होता है कि मुझे इस चीज में रहना ही है। तो जब हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन ऐसे, उनको लगता है कि मैं हर बार वो बैनर पे लगा ही रहूं। कुछ का मतलब कुछ का सीधे तौर पे अगर बोला जाए तो हमारे देश के या माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो अभी की सरकार है, यानी जैसे कि सीएम से लेके डीसीएम तक के, यानी दोनों डीसीएम और सीएम, तो ये कि उनका देखो कि जिस तरीके से आप बोले कि बड़े तौर पे योजना क्या चल रही है ग्रास रूट पे, उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब अपन देखते तो उसका पब्लिसिटी इतना है, बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं, बड़े बड़े बैनर्स रहते हैं, सारे बसों पे पोस्टर्स है, सारे पेट्रोल पंप पे नहीं, ये तो हो गया। उसके साथ ही साथ बड़े बड़े टीवी चैनल पे जिसका बजट करोड़ों में है, उस पे भी तो मैं भी जब बजट पढ़ता हूँ तो बजट पढ़ते समय उसमें ये भी पार्ट जब आता है कि जाहिरात पे कितना खर्चा हुआ, तो देख के मुझे भी शौक लगता है क्योंकि उसके नीचे जब अपन आते कि एक्चुअल जब खर्चा किसी स्कीम पे कितना हुआ तो बहुत कम रहता है। उसके मान में परसेंटेज के माने स्कीम पे हुआ खर्चा बहुत कम रहता है, लेकिन उस स्कीम की प्रसिद्धि पे जो खर्चा हुआ रहता है वो इतना हुआ रहता है कि एकदम कि हमारे देश में सिर्फ दिखावे पे बिक रहा है। जो बोलते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो उसका सही उदाहरण हमारे 2014 से तो वही चल रहा है। हाँ, वो तो है ही सर, 2014 से तो चल रहा है। तो यही कि अभी हमारे युवाओं ने भी ये सब चीजें समझनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी पार्टी को या किसी नेता को आप विरोध करो या किसी का समर्थन करो, लेकिन जो सशक्त विवेक बुद्धि जो अपन बोलते हैं, यानी खुद का जो माइंड होता है, उस माइंड को जागरूक करो कि हमारे बारे में, हमारे हक के बारे में, हमारे कुटुंब के बारे में, हमारी
सोसाइटी के बारे में सच में इस देश में क्या चल रहा है। हम जब बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो सच में हमारी संख्या के अनुपात में भी हमारा बजट मिल रहा है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हो ये रहा है कि हमारी संख्या तो है लेकिन हमारा बजट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम नारे लगा रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें इन नारों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। हमें एक्चुअल सबसे पहले जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। जैसा अगर सरकारी नौकरी का अगर हम देखें तो आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4.3% सिर्फ ओबीसी के प्रोफेसर के पद भरे हुए हैं। अगर डीओपीटी का अगर हम रिपोर्ट देखें तो सिर्फ 20% ही ओबीसी के जो सीट्स है वो भरी हुई है। आज भी यानी 1992 में ओबीसी को आरक्षण मिला, 27% आरक्षण मिला। 27% से आज भी अगर देखें तो सिर्फ 20% ही वो पूरी जगह भर रही है। तो फिर भी बचा हुआ 7% वो कहाँ जा रहा है। मानो 30-31 साल हो गए, 31 साल से अगर वो देखे तो उसका कितनी बड़ी तादाद में हमारी जो सीट्स है वो कहीं और जा रही है। अभी हाल ही में एक नया आपको शायद पता होगा कि बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हॉस्टल तो है ओबीसी के लिए, लेकिन वहाँ पे ओबीसी के लिए आरक्षण ही नहीं है। स्वर्ण के लिए आरक्षण है, जनरल कोटा के लिए आरक्षण है, लेकिन जो सामाजिक न्याय के खरे तौर पे जो अपन बोलते जो फोर्थ यानी मेन पिलर है सामाजिक न्याय का, SC ST OBC, जिसको संविधान ने भी प्रावधान किया है 340, 341, 342, तो वो ओबीसी को वहाँ पे प्रावधान नहीं है। कितनी बड़ी शोकांतिका है हमारे देश में। हमारे महाराष्ट्र में भी जब हम देखते हैं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो मैंने भी वहाँ पे ये मुद्दा रखा था कि राहुल गांधी जी, आप बोलते हो कि हम महाराष्ट्र में जब सरकार आएगी तो सबसे पहले किसानों की जो आत्महत्या हो रही हो बंद करेंगे, हम किसानों को खुदकुशी नहीं करने देंगे। तो मैंने उनको सवाल किया था कि आप किस तरीके से उनकी वो जो खुदकुशी वो रोकोगे। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मैं बोला कि देखो मेरे हिसाब से बोला एक चीज ऐसी हो सकती है कि सबसे बड़ी तादाद में आत्महत्या कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, लेकिन किसानों में भी कौन कर रहा है, तो ओबीसी कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खेती वाला वही है। लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंता क्या है कि मेरे बच्चे की मैं पढ़ाई कैसे करूं। मेरा बच्चा मानो अगर मौदा से नागपुर, नागपुर से पुणे और पुणे से बॉम्बे अगर सीखने जा रहा है, वहाँ पढ़ाई करने जा रहा, तो उसका रहने का और जो खर्चा है वो सबसे बड़ा उसको टेंशन है। तो बोला जो कि 1996 में जो एक हॉस्टल की स्कीम है 1996 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, उस बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में ओबीसी का एक भी हॉस्टल नहीं है। तो हमारा बाप तो आत्महत्या करेगा ना, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है और आज महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है कि हम सिटी में अगर पढ़ने जाए तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, तो हमारे बाप को तो टेंशन आएगा ही ना, क्योंकि उसको तो कर्जा लेना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ अब हम अगर देखते हैं एमएसपी जब निकालते हैं तो एमएसपी अगर हमारे मौदा की बात करें, हमारे इधर में जो चावल की खेती होती है, तो जब मैं उसका 3 साल का मैंने एमएसपी हर साल का जब 3 साल कंटिन्यू निकाला तो देखा कि हमारा बाप हर साल 20,000 रुपये से माइनस है। तो उसको तो खुद किसी करनी पड़ेगी, कर्जा तो बढ़ेगा ही ना उनके ऊपर में। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे बच्चों को ये जो चीजें हैं ये समझनी पड़ेगी कि पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी किस तरीके से बनती है, बजट क्या होता है, बजट में हमें कितना प्रावधान होता है, पॉलिसी बनाने वाले कौन है और पॉलिसी मेकर हम कैसे बन सकते हैं। जब तक कि हमारे युवाओं की ये सोच बनेगी नहीं, हमारे युवा वहाँ जाने की जब तक कि बात करेंगे नहीं, वहाँ जाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि न्याय तभी मिलेगा जो न्याय देने वाला हो, क्योंकि न्याय देने की अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आप मानते हैं कि ये सरकार की इच्छा नहीं है? ये इच्छा नहीं है, ये साफ है। क्योंकि देखिए जब ओबीसी की बात आई थी 1990 में, जब मंडल आयोग लागू हुआ था, तो एक मैंने इंटरव्यू दिखा था वीपी सिंह का। वो बोले थे वीपी सिंह कि मैंने तो बॉल मारा, गोल हुआ, मेरा पैर टूट गया, मैं मानता हूँ मेरा पैर टूट गया, मैं राजा था, मेरे पास जनता का एक उनकी कुछ मांगे थी, मैंने पूरी की। हाँ, बेशक ही मेरा पैर लंगड़ा हो गया, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं राजा हूँ और मेरा कर्तव्य है प्रजा को उनका हक दिलाने का, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, मैंने दिया। तो इससे यही पता चलता है कि अगर किसी इंसान की या किसी राज्यकर्ता की, शासनकर्ता की अगर इच्छा शक्ति ना हो तो कुछ भी हो नहीं सकता। अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इच्छा शक्ति पे ही बहुत चीजें अड़ी हुई है। सर, बेरोजगारी के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, या शिक्षा के बारे में। हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जो है शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन आप सोचिए अगर हमारे गरीबों के बच्चे, उतना अभी जो आवक है उतना बड़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए और दुनिया के मान से।
सो अभी एजुकेशन है, अभी डॉक्टर का एजुकेशन देखिए, वहाँ पे भी जो 25 लाख में जो करता था एक आध प्राइवेट आदमी जो अगर करना चाहे तो करता था, लेकिन आज 1 करोड़ के ऊपर पहुँचा दिया। मैं तो आज भी अपने मौदा में जो भी अपने आप को बहुत रईस समझता होगा वो आदमी भी पढ़ा नहीं सकता सर। आप बताइए 1 करोड़ कौन खर्चा करेंगे अपने बच्चे पे? पूरी आमदनी पूरी बेच ब्याज के वो करेगा क्या? वैसे ही एजुकेशन जो प्रणाली है यहाँ पे जो लाई है इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, अब बताइए इन्होंने जो अभी जो रिटायर हो रहे शिक्षकगण जो रिटायर हो रहा, उसके जगह पे जो रिटायर हो रहे उनको और संधि दे रहे शिक्षा के बारे में, शिक्षक बना रहे। एक्सपर्टीज है ना सर। सर आप बताइए वो आदमी 60 साल हो गया, उसमें क्या उसका स्टेमिना रहेगा क्या पढ़ाने का? एक आध बूढ़े आदमी का और जवान आदमी में फर्क रहता। अभी मेरे को पता है जो पढ़ा लिखा आदमी है उसने डीएड किया, बीएड किया, उसको संधि नहीं मिलेगी। और जो पढ़ा के बोर हो रहा है, जो अभी उन्होंने उसकी उम्र उतनी खत्म हो गई, वो आदमी को अगर शिक्षक बना के पढ़ाएगा उसको 20,000 रुपये महीना दे रही सरकार, देने के लिए कायदा ला रही है। और जो पढ़ा लिखा बीए वाला जो बीएड वाला लड़का है, डीएड वाला लड़का, उसको नहीं ले रहे, उसको 5,000 में पढ़ाएंगे सर। लेकिन ये जो नया लड़का रहेगा ये कल को सरकारी नौकरी के लिए क्लेम करेगा, और ये जो बुजुर्ग आदमी जो रिटायर हो चुका है उसके क्लेम करने के लिए चांस नहीं है सर। तो फिर ये तो यही बोलो कि आपको हमेशा के लिए प्राइवेटाइजेशन रखना है, इसका मतलब यही हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना वो क्लेम करेगा तो आप उसके लिए कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो फिर परमानेंट कर दो ना। आपको तो शिक्षक लग रहा है, इसका मतलब यही हो गया। गवर्नमेंट को अगर शिक्षक लग रहा है तो शिक्षक की भर्ती करो, पढ़े लिखे रोजगार तैयार है, अपने बुक लेके अपने फाइल लेके खड़े हैं वो लोग कि हमको नौकरी दो करके। नहीं तो तभी तो ये सरकारी स्कूलें बंद होंगी और प्राइवेट स्कूलें ज्यादा सर ये प्रॉब्लम है सर। आप बताइए प्राइवेट स्कूल में सभी जन नहीं पढ़ा सकते सर, ठीक है। आज की डेट में जो लगे थे, जो टीचर वर्क लगा था, आज टीचर नहीं भर्ती हो रहा सर। अगर टीचर भर्ती नहीं होता आने वाली 10-15 साल में और टीचर कहाँ से मिलेंगे? और 10,000-20,000 रुपये महीने वाला आदमी मिलेगा। वो समय पढ़ाने का जो आगे चल के आप सोचिए कि और महंगा रहेंगी पढ़ाई, वो कैसे पढ़ाएंगे आप बताइए? जो जितने प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हरियाणा में वो जो लागू करने वाला भी था, आपको मालूम होगा वहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले को 500 रुपये और प्राइवेट में पढ़ाने वाले को 1100 रुपये देने वाले थे। तो आप आम आदमी क्या करेगा? प्राइवेट में पढ़ाएगा। जब निकाल के पूरे बच्चे गवर्नमेंट से निकाल के प्राइवेट में पढ़ाएगा तो फिर गवर्नमेंट के स्कूल तो बंद हो जाएंगे। तो मेरे को ये बोलना है कि आपको स्कूल का अगर क्वालिटी बनाना है तो आपको करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़, आपको गाड़ी की क्वालिटी बनाना है, घर की क्वालिटी बनाना है, तो उसको सुधारना करना पड़ेगा, तभी तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी ना। तो वैसे स्कूल की बड़ा क्यों दिल्ली में करके दिखाया ना एक शासन ने, तो दिल्ली वाला एक आध छोटा सा शासक कर सकता है, तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, वो कर सकता है। शिक्षा का स्तर बढ़ा सकता है, शिक्षा में प्रावधान। आप देखिए दुनिया में सभी जितना भी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, जो बजट बनाती है ना, उस बजट का 6% बजट पूरा शिक्षा में खर्चा करता है। ये भारत ही ऐसा देश है जो 10% से 3.5% पे आके खड़ा है। यानी शिक्षा में खर्चे होने वाला जो बजट निकालता था वो कम हो रहा, उससे क्या हो जाएगा? जो अपन ने खर्चा करना है शिक्षा में, वो शिक्षा में नहीं करेंगे सर। इससे हमारे बच्चों की आने वाली क्वालिटियाँ खत्म हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों का नाम रहेगा, सिर्फ पढ़ा है, लिखे पढ़े नहीं रहेगा। वो पढ़ने लायक, वो सिर्फ बोलेगा कि मैं पढ़ा, वो साइन मार सकता हूँ, पढ़ने लायक ही रहेगा। लेकिन दिमाग लगाने वाले बच्चे बच्चे जो हम बना रहे वो कम हो जाएंगे सर। ठीक है, आज जिसके पास पैसा है थोड़ा एजुकेशन ले रहे प्राइवेट में खर्चा कर करके, लेकिन सभी नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा यहाँ गरीब वर्ग भी बहुत है, उसके बारे में भी हमको सोचना है। तो मेरा यही है कि उसके लिए आप गवर्नमेंट ने करना चाहिए। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग अभी बोलते हैं कुछ लोग नहीं, पेमेंट भी तो बढ़ा है, पेमेंट उसी का बढ़ा है जो 10 साल पहले नौकरी पे लगा था, वो 70,000 1 लाख तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आज जो लग रहा है उसका पेमेंट उतना है तो दिखाओ बोलना मेरे को। जो हमारे IIT वाले बच्चे हैं, नॉर्मली BA वाले हैं, BSc वाले हैं, उनका एजुकेशन, उनका पेमेंट उतना है नहीं, उसका आज भी 10,000 12,000 में लपेट के रखे। आप बताइए 10,000 12,000 में रूम का खर्चा देगा क्या? बच्चे को पढ़ाएगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये सब हम लोगों को गुमराह करना चालू है। नौकरियां बिल्कुल इतना स्तर नीचे घटिया होते जा रहा हमारे देश का कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि हमने यहाँ के युवाओं से बातचीत की तो हमें पता ये चला कि यहाँ का युवा अवैध कामों में ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को रोजगार जिस तरह से चाहिए उस तरह से मिल नहीं रहा है। तो बशर्ते काम करने के लिए कुछ तो काम होना चाहिए, इसलिए वो अवैध कामों में ज्यादा लगा हुआ है। फिर वो चाहे रेती का हो या फिर वो ऐश का हो या फिर किसी तरह का और मटका, इस तरह के कामों में यहाँ का युवा रहता है। क्या वाकई में
इस तरह के काम करके देश संपन्न हो सकता है, देश सक्षम हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।